नमस्कार स्टूडेंट्स। लोकतंत्र का विचार एवं विस्तार पाठ के व्याख्यान भाग 7 में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है उज्जवल चौबे और अभ्यास प्रश्न में हम अब आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न 9 यहाँ पर है कि म्यांमार में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र सफल क्यों नहीं हो पाया। तो हम देखते हैं कि हमारे साथ 1950 की जो सदी है उसमें हम देखते हैं कि म्यांमार आज़ाद तो होता है भारत के साथ और वहाँ पर लोकतंत्र भी स्थापित होता है, लेकिन वो सफल क्यों नहीं हो पाता। तो म्यांमार में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र असफल रहा क्योंकि सत्ता सेना के हाथों पर केंद्रित हो गई और सेना ने देश के संसाधनों और निवासियों का शोषण किया, जिससे जनता को भयानक निर्धनता का दौर देखना पड़ा। सेना ने देश में स्वतंत्र चुनाव नहीं होने दिए, ना ही स्वतंत्र राजनीतिक दल बनने दिए। यहाँ तक कि चुनाव में जीत दर्ज करने वाले को सरकार बनाने का अवसर भी नहीं दिया। हम देखते हैं कि आंग सान सू की के नेतृत्व में 80% मत के साथ 2010 में चुनाव जीत जाती हैं। 1990 में, माफ़ कीजिएगा, 1990 में चुनाव जीतती है उनकी पार्टी एनएलडी, लेकिन उनको सरकार बनाने नहीं देती है ना सेना। तो इस प्रकार लोकतंत्र म्यांमार में असफल रहा और सेना ही सर्वे सर्वा बनी रही। फिर यहाँ अगला प्रश्न है कि अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने लीबिया पर आक्रमण क्यों किए। तो अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन गद्दाफी सरकार का अंत करना चाहती थी। वो चाहती थी कि गद्दाफी का जो सरकार का पूरी तरह से वहाँ पर प्रभाव समाप्त हो जाए ताकि लोकतंत्र स्थापित हो, है ना। इन देशों ने अपने हवाई जहाज़ों द्वारा गद्दाफी के सरकारी क्षेत्रों पर आक्रमण किए। अंत में विद्रोह सफल भी हुआ और गद्दाफी मारा गया। ठीक है। लीबिया एवं म्यांमार के सैनिक शासन में क्या अंतर है। लीबिया और म्यांमार दोनों में सैनिक शासन रहा, ये आप लोग मानेंगे, है ना। लीबिया में वहाँ पे राजतंत्र था, हमने याद होगा, आपने बताया था। तो दोनों में अंतर क्या थे। दोनों जगह सेना का शासन था, तो दोनों में सेना के शासन में डिफरेंस क्या था। तो लीबिया में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ था। ठीक है। वहाँ पर जब स्वतंत्रता मिली वो इटली का था। पहली बात याद होगा आप लोगों को कि वो इटली का गुलाम था। जैसे हम ब्रिटेन, इंग्लैंड के गुलाम थे ना, म्यांमार और इंडिया, वैसी वो इटली का गुलाम था। तो वो उनसे आज़ाद होता है, इटली से, लेकिन उसके बाद म्यांमार में लोकतंत्र स्थापित होता है, लेकिन लीबिया में वहाँ पर फिर से राजतंत्र आ जाता है क्योंकि राजा इदरीस का शासन शुरू हो जाता है। तो लीबिया में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हुआ क्योंकि आम नागरिकों को सरकार अपनी इच्छा से बनाने का कोई अधिकार नहीं था। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी कोई परिस्थिति नहीं थी वहाँ, और देश की राजनीतिक स्वरूप में बहुत अधिक भिन्नताएं थी, जिसके कारण किसी मिले जुले राजनीतिक समझौते पर लोग सहमत भी नहीं हो पा रहे थे। वहाँ पर जो लोग कबीले में रहते थे ना, वो एक दूसरे से आपस में इतने अलग थे कि उन लोग कह सकते हैं कि मिलजुल कर एक एकता के सूत्र में बंधकर सरकार चलाने के लिए भी सफल नहीं हो पा रहे। तो लोगों को ऐसा एक तंत्र स्थापित करते भी नहीं बन रहा था। तो ये एक प्रमुख अंतर दिखता है दोनों में, है ना। लीबिया में एक तो ये है, और लीबिया और म्यांमार में सैनिक शासन में अंतर था। लीबिया में राजतंत्र खत्म होकर सैन्य शासन लागू हुआ, जबकि म्यांमार में शासन लोकतंत्र के से प्रारंभ न होकर सेना के हाथों में चला गया। लीबिया में सेना ने देश के विकास को अपनाया, जबकि म्यांमार में आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा। लीबिया में आम लोगों को जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिली, जबकि म्यांमार में उन्हें इन सभी चीज़ों से वंचित रखा गया और उनके मानवाधिकार भी छीन लिए गए और उन्हें उनके खुद के घरों से भी बेदखल कर दिया गया। तो ये प्रमुख अंतर है दोनों के सैनिक शासन में। फिर अगला है, मतलब आप एकदम बेसिक में जाके कह सकते हैं कि लीबिया में एक तरह से वहाँ पर जन कल्याणकारी कार्यक्रमों के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ का सैन्य शासन सफल रहा और म्यांमार का असफल रहा। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है कि लीबिया में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं हो सकी। लीबिया जो है वो इटली से स्वतंत्र होता है ना। हमने पढ़ा था लीबिया जो है सबसे पहले तो जो है एक औपनिवेशिक देश रहता है। ठीक है। और वो इटली के
इटली से आज़ाद होता है 10 फरवरी 1947 को। अब आज़ाद तो हो गया, फिर यहाँ पर क्या होता है कि 2 साल तक, लगभग 47 से 51 तक, 3 साल तक यहाँ पर हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना, यूएन जिसको बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद की यहाँ पर संरक्षण में एक यहाँ पर वो 3 वर्ष तक रहता है स्वतंत्र। लेकिन उसके बाद जैसे ही ये संयुक्त राष्ट्र संघ हटता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा इदरीस का शासन आ जाता है। अब ये राजा इदरीस क्या रहता है, ये कुछ ताकतवर परिवारों को स्थापित करके, उनके शक्ति लेकर, उनके साथ मिलजुल के अपना शासन स्थापित कर लेता है। ठीक है, तो लीबिया में स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया, क्योंकि आम नागरिकों को सरकार अपनी इच्छा से बनाने का अधिकार यहाँ पर नहीं था, है ना। यहाँ पर लोकतंत्र नहीं था कि लोग अपने हिसाब से सरकार बना लें, है ना। और ऐसे स्वस्थ लोकतंत्र की कोई परिस्थिति भी नहीं थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर अधिकांश जनता कृषि एवं पशुपालन का कार्य करती थी और अलग अलग कबीलों में बटी हुई थी, है ना। तो लोग एकजुट भी नहीं थे और राजनीतिक रूप से इन लोगों में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं थी, जिसके कारण मिले जुले राजनीतिक समझौते पर इन लोगों ने आपस में सहमति बना पाने की स्थिति में इन लोग नहीं आ पा रहे थे। यही कारण था कि स्वतंत्र होने के बावजूद भी, इटली से स्वतंत्र होने के बाद भी, जो लीबिया है वो जो है वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। फिर अगला प्रश्न है कि म्यांमार एवं लीबिया के सैनिक शासन द्वारा जन कल्याण के लिए किए गए कार्यों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो हमने दोनों के बारे में, समानताएं और अंतर के बारे में चर्चा किया था, तुलना की थी दोनों की। तो इसमें हमने जाना था कि म्यांमार एवं लीबिया के सैनिक शासकों द्वारा किए गए जन कल्याण में व्यापक अंतर दिखते हैं। म्यांमार में सैन्य सेना ने शिक्षा को अनिवार्य नहीं किया था, है ना। जैसे कि लीबिया में हमने देखा था, लीबिया में आपको सेना से सैन्य शिक्षा लेना अनिवार्य है, आपको सेना से शिक्षा लेना ही पड़ेगा, जबकि म्यांमार में ऐसा अनिवार्य नहीं किया गया था, जबकि लीबिया में अनिवार्य था। लीबिया में प्राकृतिक संसाधन का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिससे आर्थिक प्रगति प्रारंभ हुई, परंतु म्यांमार में जो संसाधन थे उनका राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद भी आर्थिक प्रगति नहीं हो पाई, बल्कि आर्थिक रूप से देश और निर्धन बन गया। जो वहाँ रही सही, जो वहाँ पर एक गुंजाइश थी, वो भी समाप्त होती गई लोगों के लिए। लीबिया में रहने वाली स्त्री पुरुष को समान स्थान दिलवाया जब, और उनके हक में कानून भी बनाए गए, जबकि म्यांमार में जो है ऐसे क्या बोलते हैं आप, लिंग भेद को हटाने का प्रयास वहाँ पर नहीं किया गया। और म्यांमार में जो खेती हुई वहाँ पर हम देखते हैं, और एक चीज़ हुआ कि म्यांमार में जमींदारी कानून लागू किया गया, जिसमें किसानों को हक तो दिए गए, लेकिन उनसे फिर उनके ज़मीन में बाद में देखा गया कि उनसे बेगारी काम कराया गया, उनसे मुफ्त में काम कराया गया, और लोगों का आर्थिक रूप से शोषण किया गया, चाहे वो बच्चे ही क्यों ना, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोषण हुआ, है ना, उनसे भी श्रम लिए जाते थे। फिर यहाँ पर अगला प्रश्न है कि म्यांमार में आंग सान सू की का लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष में क्या योगदान है। तो हम सब जानते हैं कि आंग सान सू की जो है, इन्होंने बहुत ही लंबा संघर्ष किया, है ना, म्यांमार के लोकतंत्र की स्थापना के लिए। ये है आंग सान सू की। तो इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए शिक्षा एवं नौकरियों द्वारा जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया। इन्होंने भूमि सुधार के लिए कानून बनाए, है ना, और सेना ने शासन लेने के लिए देश में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने जनमत संग्रह किया। ठीक है, जनमत संग्रह कराने की मांग की, लोगों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास जगाया। सबसे बड़ी बात है लोगों के अंदर ये विश्वास जगाना कि आप लोकतंत्र के लिए संघर्ष करिए, जब लोकतंत्र आएगा तो आप लोगों के लिए जो जीवन स्तर है उसमें सुधार आएगा। तो ये जो भावना है, इसका इन्होंने लोगों के बीच में विश्वास जगाया, इसका एक विश्वास स्थापित किया लोगों में। राजनीतिक दलों का महत्व बताया उन लोगों को, सभी लोगों को, और तभी लोकतंत्र की स्थापना संभव हो सकी। इन्हीं के प्रयासों से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र की स्थापना हो सकी। अंत में हम देखते हैं कि उन्हें आंग सान सू की को नोबेल पुरस्कार भी मिलता है, और नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में उनको मिलता है, स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए जो उन्होंने लंबा संघर्ष किया बर्मा अर्थात म्यांमार देश के लिए, उसके लिए इनको बाद में लोकतंत्र से भी मतलब आगे चल के इनकी सरकार भी बनती है और लोकतंत्र वापस वो स्थापित कर पाती है।
है ना, उनका संघर्ष सफल भी होता है। फिर अगला प्रश्न है कि साक्षरता एवं जनसंचार माध्यमों की लोकतंत्र के विषय में जागरूकता पैदा करने में क्या भूमिका हो सकती है। साक्षरता की और जनसंचार के माध्यमों की, इन दोनों की हम देखते हैं जो सफल जो भूमिका है ना, जिससे वाकई सफलता मिली, वो हमको लीबिया में दिखती है ना, कि कैसे वैचारिक क्रांति लाने के लिए और जनसंपर्क को तेजी से फैलाने में संचार के साधन आज के युग में एक सशक्त माध्यम बन सकते हैं। जैसे कि अरब स्प्रिंग के टाइम हुआ, अरब वसंत में हम देखते हैं कि वहाँ पर आंदोलन में मोबाइल और इंटरनेट का बहुत प्रभाव रहा। लोग इससे क्या हुआ, जनसंपर्क मतलब बहुत तेजी से जुड़ते हैं आपस में, और वैचारिक क्रांति मतलब आपके जो भी विचार हैं वो जब तक लोगों तक नहीं पहुँचेंगे तब तक वो विरोध जो है वो व्यापक नहीं हो पाएगा, एक छोटा मोटा विरोध बनकर रह जाएगा। जैसा कि यहाँ पर मोबाइल की और इंटरनेट की क्रांति का प्रभाव हुआ। मोबाइल और इंटरनेट से क्या हुआ कि वो जो विचार है वो बहुत तेज़ी से लोगों तक पहुँचे और लोग बहुत जल्दी आपस में जुड़ गए, है ना। तो ये एक फ़ायदा यहाँ पर दिखता है, और ये आज के युग में सशक्त माध्यम हो गया है ना। तो वैचारिक क्रांति लाने और जनसंपर्क को तेज़ी से फैलाने में संचार साधन आज के युग में एक सशक्त माध्यम है, विशेषकर इंटरनेट और व्हाट्सएप के द्वारा। इंटरनेट और मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा विशेषकर हम देखते हैं कि लघु विज्ञापन में जारी किए जाने का विशेषकर साक्षरता अभियान में व्यापक भूमिका निभा रहा है ना। जो छोटे छोटे विज्ञापन बनाकर लोग भेजते हैं, पॉम्पलेट बनाकर, आपने देखा होगा। तो जब तक आप पॉम्पलेट तो बना देंगे लेकिन लोग उसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर क्या मतलब। तो लोगों को पढ़ना भी आना चाहिए। और लीबिया में हम देखते हैं कि लीबिया के 90% जनता जो है वो साक्षर है, तो साक्षरता का भी उनको फ़ायदा मिला, है ना। 2010 की जनसंख्या में, जनगणना में हमने देखा कि 90% जनसंख्या जो है लीबिया की वो साक्षर है। तो इसका फ़ायदा उनको इस लोकतांत्रिक क्रांति में भी मिला कि लोगों को बहुत अच्छे से जागरूक लोग बहुत अच्छी क्रांति ला सकते हैं। इसीलिए लीबिया का शासन आज भी ज़्यादा जो है व्यवस्थित है, संतुलित है, बजाय के किसी लोकतंत्र के संघर्ष के बाद। सामाजिक चेतना और शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने में मोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट आज एक शक्तिशाली माध्यम बन गए हैं। इसके बाद यहाँ अगला प्रश्न है कि क्षमा कीजिएगा, प्रश्न 16 है, सन 1990 के चुनाव परिणामों को म्यांमार के सैन्य शासन ने स्वीकार क्यों नहीं किया। ये हमने उस पर तब भी हमने चर्चा की थी कि कैसे वहाँ पर जो है बदलाव लाने की बात करती है सरकार, लेकिन वो स्वीकार नहीं करती। 1990 की बात है। सन 1990 में चुनाव की घोषणा होती है जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी 80% के भारी बहुमत से चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो सेना है वो पार्टी की प्रमुख नेता, जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी है, उसकी प्रमुख नेता आंग सान सू की को जेल में डाल देती है ना। और चुनाव के बाद उन्हें जेल से निकालकर घर पर भी नज़रबंद कर रखती है। तो इससे क्या होता है कि जो चुनाव में जीती हुई पार्टी है, बहुमत प्राप्त पार्टी है, वो अपनी सरकार नहीं बना पाती। तो ऐसा क्यों करना चाहती थी सेना, है ना, कि जनता के द्वारा निर्वाचित सरकार को भी क्यों नहीं स्थापित होने देना चाहती थी। तो इसका प्रमुख कारण था क्योंकि यदि उस दल को सरकार बनाने का अवसर दे दिया जाता तो सैन्य शासन का अस्तित्व जो था वो समाप्त हो जाता, और यह सैन्य तंत्र लोकतंत्र म्यांमार में समाप्त होकर, मतलब जो सैन्य तंत्र है वो समाप्त हो जाता और फिर उसकी जगह लोकतंत्र स्थापित करना पड़ जाता। तो ये मैं बताया था आपको, कोई भी अपनी शक्तियों को नहीं छोड़ना चाहता, तो वैसे ही सेना भी नहीं चाहती थी कि हमारी मनमर्जियाँ जो चल रही है वो समाप्त खत्म हो जाए। यही कारण था कि वहाँ पर लोकतंत्र को स्थापना वो लोग करने नहीं देना चाहते थे, है ना। तो ये इसका प्रमुख कारण था। तो इसी के साथ ये जो अध्याय है 11वां अध्याय वो यहीं पर समाप्त होता है। हमने इस पूरे अध्याय पर, पूरे पाठ पर चर्चा की, पाठ के बीच के सभी प्रश्नों को हमने हल किया, साथ ही हमने अंत में अभ्यास प्रश्नों को भी विस्तार से हल किया। अब इसके आगे के जो चर्चा है हम अगले अध्याय के बारे में करते हैं। आगे आपको फिर मैं अगले अध्याय में मिलता हूँ। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। चलिए बाय।